तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी कड़ी में आज कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और जैसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर को ही बनाने के लिए हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। वो चाहे फिर मोबाइल के एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब की एप्लीकेशन हो। तो जैसे आप मोबाइल लैपटॉप में आप जैसे अलग अलग एप्लीकेशन चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, तो उसे भी बनाने के लिए हम लोगों को बैकएंड में और फ्रंट एंड में कोडिंग करनी पड़ती है। तो जो सॉफ्टवेयर कोड में प्रोग्रामिंग में जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो कंप्लेनिंग कहते हैं, या फिर एरर कहते हैं, या फिर एरर डिबगिंग कहते हैं, या एरर हैंडलिंग कहते हैं। तो डिबगिंग माने होता है कि जो प्रॉब्लम मान लो कुछ आ रही है किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो क्यों आ रही है ये ढूंढना, इसे कहते हैं डिबगिंग। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसे ढूंढना, कोई त्रुटि है उसे ढूंढना क्या कहते हैं। यही पूछा गया, ढूंढने की प्रक्रिया को, तो उसे डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरर, डिबगिंग। और एरर क्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है एग्जैक्टली कि आपको पता चल गया हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसे कहेंगे एरर। और एरर हैंडलिंग माने जो प्रॉब्लम होती है उसे हैंडल करना, उसे सॉल्व करना ही कहलाता है एरर हैंडलिंग। कंप्लेनिंग कुछ नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर में कोई वर्ड नहीं है, जबरदस्ती इसमें डाला गया ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन सा है भाई। रोम है, प्रोसेसर है, रैम है। तो वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के, देखो रैम भी हार्डवेयर में भी होती है, सॉफ्टवेयर में भी होती है, रोम भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होती है, प्रोसेसर तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होता ही है। तो कंप्यूटर डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, वो कौन सी डिवाइस होती है भाई। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, ये कंप्यूटर डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। रोम का क्या काम है, डेटा को स्टोर करना, जबकि जैसे आपकी मूवी हो गई, पीडीएफ हो गई, उन सब को स्टोर करना, रखना, रख रखाव करना, वो रोम का काम है। रैम जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी डेटा आपने स्टोर करा है, उसे चलाने के लिए रैम की आवश्यकता होती है। लेकिन कंप्यूटर डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। प्रोसेसर का और काम हमारे कंप्यूटर को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाना भी है। तो प्रोसेसर के जरिए ही सारे गणनाएं करी जाती हैं। जैसे प्रोसेसर के अलग अलग, सीपीयू के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पूरी डिटेल में ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आई हो सभी को पता होगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर होता है। तो ऐसी लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद, मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाए कि मानव के द्वारा वो पढ़ लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं। उसे प्रोग्राम कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों कहते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख के मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम में अनुवाद कर देना, उसे हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। पूछा जाता है कि इसका सोर्स कोड क्या है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना है, पूछा जाता है इसका सोर्स कोड क्या है। तो सोर्स कोड होता है जिसके जरिए ये प्रोग्राम बना है, वो वाला कोड। तो उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड, जिसे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे एक कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को डैश एम में ट्रांसलेट कर देता है। आपको पता है कंपाइलर का काम क्या होता है भाई, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखा गया है तो उसे किस में ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर, मशीनी लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गई, जो हमारी लैंग्वेज हो गई, जैसे इंग्लिश में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे मशीन कैसे समझती है, मशीन तो नहीं समझती भाई इंग्लिश में प्रोग्राम। तो कंपाइलर का काम ये होता है उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, मतलब इंग्लिश में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम में कन्वर्टेड कर देना, जिससे वो मशीन समझ पाए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के काम होते हैं। तो ई कंपाइलर का काम हो गया।
आपको पता होना चाहिए। बाकी एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम वो तरीका जिससे वो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे कहते हैं किसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम। कि भाई किसी, जैसे मैथ में क्वेश्चन होता है, तो मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, 2-3 तरीके हैं। आपने कौन सा तरीका चूज करा, वो कहते हैं एल्गोरिदम। डीबग्ड प्रोग्राम क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो पूरा देख लिया गया हो कि उसमें कोई एरर नहीं है, तो डीबग्ड प्रोग्राम कहते हैं। अगर अगर आप एरर ढूंढ रहे हैं तो उसे डीबगिंग कहते हैं। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को डैश ऐप में बदलना। तो सॉफ्टवेयर का क्या काम है भाई? डेटा को वेबसाइट में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्रोग्राम में बदलता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। जो भी डेटा है आपका पीछे से आ रहा है, तो उसे आप जैसे कोई एप्लीकेशन खोलते हैं मोबाइल में, तो आपको क्या अलग अलग डेटा में जैसे डॉक्यूमेंट होता है वो दिखाई देता है, एप्लीकेशन में वो तो नहीं दिखाई देता है। अलग अलग तरीके से बिल्कुल प्रॉपर एप्लीकेशन होती है कि यहाँ पे एक सेक्शन होता है, यहाँ पे एक सेक्शन होता है। तो डेटा तो ऐसे ही आ रहा होता है जैसे आपका एक्सेल में है या कैसे भी करके है। तो उस डेटा को यहाँ पे सही से प्रदर्शित करना ही किसी सॉफ्टवेयर का काम है या वेबसाइट का काम है। तो डेटा को वो इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देती है। इनमें कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग है, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। इसमें कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग मतलब एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम या फिर चिप ड्राइव। तो देखो, इसमें जो हार्ड डिस्क है वो ऐच्छिक डिवाइस नहीं है। अगर आप हार्ड डिस्क कंप्यूटर से निकाल देंगे तो फिर कंप्यूटर काम नहीं करेगा। बाकी चीज़ें अगर आप कंप्यूटर में ऐड नहीं करेंगे तब भी कंप्यूटर काम करता रहेगा। जैसे प्रिंटर ऐड हो ना हो तब भी चलता है, मॉडेम ऐड हो, इंटरनेट के लिए मॉडेम यूज़ करते हैं, ऐड हो ना हो फिर भी कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। चिप ड्राइव भी वैसे ही। लेकिन हार्ड डिस्क अगर ऐड नहीं तो काम नहीं कर सकते, तो ऐच्छिक भाग में ये नहीं है। आगे देखते हैं, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस लाइन का होता है। तो देखो, एक कॉलम में टेक्स्ट किस लाइन का होता है। देखो, अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। तो वैसे जब अगर हम लोग कोई अलाइनमेंट नहीं सिलेक्ट करते हैं तो वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम और मेहनत करेंगे, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे और आपको भी हमारे चैनल बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो भाई, परसिस्टेंट या फिर ऑप्टिकल या मैग्नेटिक या फिर फ्लैश। जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें मैग्नेट का यूज़ करा जाता है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या कोई भी हो। अगर ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो मैग्नेट का यूज़ करा जाता है और ये काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। इसीलिए सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो आप आँख बंद करके मैग्नेटिक लगा के आएंगे। ऑप्टिकल का भी यूज़ होता है। ऑप्टिकल आजकल यूज़ हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक का ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे ज़रूर आंसर ऑप्टिकल दिया गया है, लेकिन मैग्नेटिक का जैसे जो भी हार्ड डिस्क आप यूज़ करते हैं, हार्ड या फिर कोई एसजीडी यूज़ करते हैं, एसटीडी यूज़ करते हैं, तो सब में मैग्नेटिक का यूज़ होता है। आगे देखते हैं, मेमोरी की क्षमता कैपेसिटी मापी जाती है। भाई, मेमोरी बिट में मापी जाती है, मेगाबाइट में मापी जाती है, बाइट में मापी जाती है या फिर निबल में मापी जाती है। तो जो मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की वो मेगाबाइट एमबी में मापी जाती है, ये आपको पता ही होगा। निबल, बाइट, बिट ये बहुत ही छोटे हैं। मतलब जैसे आपको पता है एमबी से नीचे केबी, केबी से नीचे फिर बिट, बाइट, निबल आते हैं, तो ये काफ़ी छोटे हैं। तो हम लोग जब मापते हैं मेमोरी को, जैसे आपको कह दिया रैम कितनी है, तो आप यही तो कहते हैं 6 MB रैम है या 6 GB रैम है। आप ये तो नहीं कहते हैं कि 6 KB रैम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमबी मतलब मेगाबाइट करके आएंगे। आगे देखते हैं, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, आरडी आदेश दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे, लैन से जुड़े कंप्यूटर क्या हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। 3 एरिया नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन क्या है, ऑनलाइन जा सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं या ईमेल। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क किसी लोकल एरिया में यूज़ किया जाता है, तो उसी को लैन कहते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण और पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं जो अलग से लगाए जाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक होगी, तो उसे शेयर कर सकते हैं। आगे क्या है, आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं।
तो भाई कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है? DSL होती है, यूएसबी होती है, लैन होती है या फिर रैम होती है। रैम हमारी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में होती है, बाकी मेमोरी आप अलग से ऐड कर सकते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क की बात करी गई, मेमोरी की बात नहीं करी गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब पता होगा सारा आंसर तभी आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं, टेप ड्राइवर डेटा डैश को एक्सेस ऑफर करता है। तो यहाँ पे कैसा है, कौन सा टेप ड्राइवर डेटा एक्सेस ऑफर करता है? टाइमली या फिर स्पीरेडिक या फिर रैंडम या फिर सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल माने एक लाइन से, रैंडम माने आगे पीछे कहीं भी। तो ट्रैप ड्राइवर डेटा जो होता है वो हमारा रैंडम, मतलब आगे पीछे कहीं से भी आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। मान लो ये है एक सिक्वेंशियल, तो अब कहीं हो सकता है कि यहाँ से आपको एक्सेस दे दे या फिर यहाँ से एक्सेस दे दे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग, मतलब प्री डिफाइंड जो पहले से आपको बता के रखा जाए वाले कैरेक्टर का एक समूह क्या कहलाता है? तो उसे फाइल कहते हैं। जिसमें प्री डिफाइंड मीनिंग होता है आपको, उसे क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप अभी वो क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।